जब दोनों फ्रेंड सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो वह ऑब्जेक्ट मीन्स हैवी बॉक्स आसानी से मूव कर जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप दोनों फ्रेंड का फोर्स सेम डायरेक्शन में था तो दोनों फोर्स एक दूसरे से ऐड हो गए, एक दूसरे के साथ ऐड हो गए और जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ वह आप दोनों के सिंगल फोर्स से ज़्यादा हुआ। मतलब आपका अपना फोर्स आपके फ्रेंड का अपना अलग फोर्स उन दोनों के फोर्सेस से ज़्यादा रिजल्टेंट फोर्स हुआ और जब एक बड़ा फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा तो ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर गया। आइए देखते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the box in the same direction in activity 11.2. हम लोगों ने इसको देख लिया। If the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. आइए इसके बारे में देखते हैं। इसके फिगर बी में हम देखते हैं इस एक्टिविटी के। इसमें देखते हैं कि आप और आपके फ्रेंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो अब बॉक्स को आगे की तरफ पुश करना पहले से भी कठिन हो गया है। कारण यह है कि पहले तो हमें हेवी बॉक्स को मूव कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा था, मतलब हेवी बॉक्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना पड़ रहा था। लेकिन जब आपके फ्रेंड भी आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग रहे हैं तब हमारा फोर्स दो जगह वर्क करने लग रहा है। पहला उस हेवी बॉक्स को मूव कराने में तथा सेकंड उस फ्रेंड के फोर्स को भी ओवरकम करने में। फिर से ध्यान दीजिएगा, अब हमारा जब दोनों फ्रेंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तब यदि आप ऑब्जेक्ट को मूव कराने में सक्षम रहते हैं, आप कैपेबल हैं कि ऑब्जेक्ट को आप हेवी बॉक्स को आप मूव करा सकते हैं, ऐसे केस में अब चुनौती पहले से ज़्यादा टफ हो गई है। क्योंकि पहले आप कम फोर्स में ही ऑब्जेक्ट को मूव करा दे रहे थे, लेकिन अब आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के थ्रू दो वर्क करना पड़ रहा है। पहला कि उस ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराना पड़ रहा है और साथ ही साथ दूसरा जो आपके फ्रेंड आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उन्हें भी ओवरकम करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यदि हमें बॉक्स को मूव कराना हो तो हमारे द्वारा लगाया गया इफेक्टिव फोर्स पहले से कम होता है और हमें अब पहले से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आइए इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन में, जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा। जब भी कोई दो क्वांटिटी लेते हैं और हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है वह दोनों क्वांटिटी से छोटा होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए आप, मान लीजिए हमारे पास टू नंबर्स हैं 2 and 3। अगर हम दोनों का सम करते हैं तो 2 और 3 का सम आया 5। 5 विल बी मोर देन 2 एज वेल एज 3। बट मतलब कि जो 5 है वह 2 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। उसी तरीके से देखिए एडिशन वाले केस में कि यदि दो फोर्स एक दूसरे से ऐड होंगे तो जो नेट फोर्स होगा वह उन दोनों फोर्सेस से बड़ा होगा, मतलब वह पहले से भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जो नेट फोर्स होता है वह दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होता है। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 3 and 2। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1। 3 - 2 = 1। 1 इज लेस देन 3 एज वेल एज 2। 1 जो है 3 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिजल्टेंट मिल रहा है वह उन दोनों क्वांटिटी से छोटी होगी। सिमिलरली उसी तरह यहाँ देखिए कि यदि दो फ्रेंड P and Q फोर्स लगा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वह P और Q दोनों से छोटा होगा, क्योंकि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वह दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होता है।
मतलब बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। आइए फिर से देखते हैं। If the two forces acts in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in the activity 11.2? हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया कि अब हमें पहले से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नेट पहले से हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स हमारा पहले से अब कम हो गया है। When both of you were pushing the heavy box from the opposite direction, तो ऑब्वियसली जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमारा नेट फोर्स जो हो जाएगा कम हो जाएगा, और अब हमें पहले से ज़्यादा एनर्जी जो है खर्च करनी पड़ेगी। Recall that in the tug of war, when two teams pulls equally hard, the rope does not move in any direction. आइए टग ऑफ वार वाले प्रॉब्लम कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि इस फिगर को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ दो फ्रेंड फोर्स लगा रहे हैं और दोनों का फोर्स जो है एग्जैक्टली इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। जब ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो हम लोग ये जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगेंगे तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे पता करेंगे, दोनों फोर्सेस के सब्ट्रैक्शन से। अब जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो उनके सब्ट्रैक्ट करने पर उन्हें कितना आएगा, क्या आएगा। मान लीजिए एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी 2 न्यूटन का लगा रहा है। एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक 10 न्यूटन का लगा रहा है, दूसरा भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स 0 न्यूटन मिलेगा। 0 न्यूटन का मतलब वहाँ पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। ऐसे केस में जब वहाँ कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में अपने पोजीशन को रिटेन किए रहेगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक यही सिचुएशन टग ऑफ वार वाली केस में होती है। टग ऑफ वार में अगर दोनों टीम इक्वल फोर्स लगाते हैं तब तक रोप के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वह फोर्स 0 होता है, और जब नेट फोर्स 0 होता है तो रोप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कोई एक टीम फोर्स ज़्यादा लगाती है तो नेट फोर्स जो होता है उस टीम के थ्रू जो लगाया गया नेट फोर्स होता है, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है, नेट फोर्स का डायरेक्शन जो होता है उस टीम के फोर्स के डायरेक्शन में चला जाता है जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है, और रोप भी उसी के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर। इसका मतलब हम लोगों ने आज ये चीज़ सीखा कि फोर्स जो होते हैं वह ज़्यादा या कम हो सकते हैं, बड़े या छोटे हो सकते हैं, देन अदर और इक्वल टू ईच अदर। मतलब फोर्सेस जो हैं, यदि हम दो फोर्सेस के बारे में कंपेयर करेंगे तो हम यह पाएंगे कि एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा हो सकता है, एक फोर्स दूसरे फोर्स से छोटा हो सकता है, या दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम